तो ये एक एक ज़ॉम्बी जीन जैसा है जिसे मरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन वो उठकर तबाही मचा रहा है। हाँ, आप बिल्कुल कह सकती हैं। तो DX5057 एक DUX5 इनहिबिटर है। इसका मतलब है कि ये दवा सीधे इसी DUX4 जीन की गतिविधि को रोकने का काम करती है। ये उस स्विच को बंद करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और जहां तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण ये है कि ये करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसी दवा बनाना जो शरीर में जाए और अरबों कोशिकाओं में से सिर्फ मांसपेशियों की कोशिकाओं में जाकर एक खास जीन को बंद करे और शरीर के किसी दूसरे जरूरी काम में दखल ना दे, ये बहुत ही जटिल काम है। तो ये ऐसा है जैसे किसी लीक हो रहे पाइप को बाल्टी लगाकर पोंछते रहने की बजाय, जो कि लक्षण प्रबंधन हुआ, आप सीधे उस नल को ही बंद कर रहे हैं जहां से पानी आ रहा है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ये नल बंद करने जैसा तो है, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि नल बंद करने से कहीं पाइपलाइन में कोई और समस्या तो पैदा नहीं हो रही। मतलब साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल। क्या इस जीन को बंद करने का कोई अनपेक्षित साइड इफेक्ट तो नहीं है? इसीलिए सुरक्षा परीक्षण इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन हाँ, यह दृष्टिकोण क्रांतिकारी है। यह लक्षण प्रबंधन से आगे बढ़कर डिजीज मॉडिफिकेशन यानी बीमारी के रास्ते को ही बदलने की क्षमता रखता है। वाओ। अगर ये सफल होता है तो ये सिर्फ मरीज को थोड़ी राहत नहीं देगा, बल्कि ये बीमारी की प्रगति को भी धीमा कर सकता है या शायद रोक भी सकता है। उस तकनीकी वाक्य में एक और शब्द था, स्मॉल मॉलिक्यूल। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। स्मॉल मॉलिक्यूल का मतलब है कि दवा का अणु बहुत छोटा है। ओके। और इतने छोटे अणु बनाने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, वे कोशिकाओं के अंदर आसानी से घुस सकते हैं और सीधे अपने लक्ष्य यानी DUX4 जीन तक पहुंच सकते हैं। बड़ी दवाओं जैसे प्रोटीन आधारित दवाओं के लिए यह मुश्किल होता है। और दूसरा, और शायद मरीज के लिए सबसे जरूरी, कि छोटे अणुओं को अक्सर गोली के रूप में बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हमें उस वाक्य के तीसरे हिस्से पर लाता है, ओरल। ओरल यानी जिसे मुंह से लिया जा सके, एक गोली। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है। एक गोली के रूप में होना क्या वाकई इतना बड़ा बदलाव है? मेरा मतलब है, आज के समय में इंजेक्शन और ड्रिप तो बहुत आम है। ये जमीन आसमान का फर्क है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी बीमारी के साथ जी रहे हैं जो जिंदगी भर चलने वाली है। अगर आपका इलाज एक इंजेक्शन या IV ड्रिप है, तो आपको हर हफ्ते या हर महीने अस्पताल जाना होगा, अपनी नस में सुई लगवानी होगी, घंटों वहां बैठना होगा। आपकी जिंदगी वो अस्पतालों के चक्कर में बंध जाती है। आप एक मरीज बन जाते हैं। सही कहा। लेकिन अगर इलाज सिर्फ सुबह उठकर पानी के साथ एक गोली लेना है, तो ये आपको आजादी देता है। ये आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण देता है। आप यात्रा कर सकते हैं, आप सामान्य महसूस कर सकते हैं। ये इलाज को आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बना देता है, ना कि आपकी जिंदगी को इलाज का एक हिस्सा। ये जीवन की गुणवत्ता में एक बहुत ही बड़ा सुधार है। ये सब सुनने में तो वाकई किसी चमत्कार जैसा लग रहा है। एक गोली जो बीमारी की जड़ पर काम करती है। लेकिन मैं जमीन पर वापस आना चाहती हूँ। जी जरूर। एक मरीज के लिए, एक परिवार के लिए जो सालों से इंतजार कर रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या वो कल जाकर ये गोली खरीद सकता है? स्रोत कहता है कि ये दवा अब प्री क्लिनिकल रिसर्च से निकलकर क्लिनिकल ट्रायल्स में जा रही है। ये सफर कितना लंबा और मुश्किल होता है, यहाँ यथार्थवादी होना बहुत जरूरी है। ये सफर लंबा और अनिश्चितताओं से भरा होता है। प्री क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है प्रयोगशाला में कोशिकाओं पर या जानवरों पर होने वाले परीक्षण। ओके। DX5057 ने इन परीक्षणों में बहुत मजबूत और आशाजनक नतीजे दिखाए हैं। तभी इसे इंसानी परीक्षण की अनुमति मिली है। लेकिन अब असली परीक्षण शुरू होगी, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे काम करते हैं? क्या इसमें बस कुछ मरीजों को दवा देकर देखा जाता है कि वो ठीक हो रहे हैं या नहीं? ये उससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित और जटिल प्रक्रिया है, जो आमतौर पर 3 मुख्य चरणों में होती है। 3 चरण? हाँ। पहला चरण है फेज 1। इसमें बहुत कम संख्या में, अक्सर स्वस्थ स्वयंसेवकों को दवा की बहुत कम खुराक दी जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा जांच करना होता है। मतलब ये देखना कि दवा फायदे से ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रही? बिल्कुल। बस यही पक्का करना कि ये दवा इंसानों के लिए जहरीली तो नहीं है। ठीक है। अगर दवा फेज 1 में सुरक्षित पाई जाती है, तब आता है फेज 2। इसमें पहली बार दवा को FSHD के मरीजों के एक छोटे समूह को दिया जाता है। अच्छा। यहाँ 2 मुख्य लक्ष्य होते हैं।
पहला, क्या दवा वाकई कोई असर दिखा रही है? और दूसरा, सही डोज क्या है? कितनी मात्रा में दवा देना सबसे प्रभावी और सुरक्षित है? और अगर ये चरण भी सफल रहा तब आता है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, फेज 3। इसमें दवा का परीक्षण सैकड़ों या कभी-कभी हजारों मरीजों पर किया जाता है। आधे मरीजों को असली दवा दी जाती है और आधों को प्लेसिबो, एक नकली दवा। सही। और ये डबल ब्लाइंड होता है, मतलब न मरीज को पता होता है कि उसे क्या मिल रहा है, न ही इलाज करने वाले डॉक्टर को। इसका मकसद ये साबित करना होता है कि दवा का असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ये सांख्यिकीय रूप से प्लेसिबो से कहीं बेहतर काम करती है। ये तो बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। इस पूरे सफर में कितना समय लग सकता है? इस पूरे सफर में फेज 1 से लेकर बाजार में आने तक कई साल लग सकते हैं, 5 साल, 7 साल या उससे भी ज्यादा। इतना समय? हाँ, और हर कदम पर विफलता का खतरा बना रहता है। बहुत सी दवाएं जो फेज 1 या 2 में अच्छी लगती हैं, वो फेज 3 में आकर फेल हो जाती हैं। लेकिन ये एक जरूरी प्रक्रिया है। और भी तो हाँ, सफर लंबा है, लेकिन ये घोषणा इस सफर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो आज की इस पड़ताल से हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि DX5057 नाम की एक नई दवा FSHD के इलाज की दिशा में एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। जी। इसे ऑर्फन ड्रग का दर्जा मिला है, जो इसके विकास को गति देगा और इसे मरीजों तक पहुंचाने में आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करेगा। हमने ये भी जाना कि ये क्यों खास है। ये अपनी तरह की पहली खाने वाली गोली है जो इलाज को मरीजों के लिए बहुत आसान बना सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ लक्षणों पर लीपापोती नहीं करती, बल्कि ये बीमारी की जड़ यानी उस ज़ॉम्बी जीन DUX4 की गतिविधि पर सीधे हमला करती है। ये डिजीज मॉडिफिकेशन की क्षमता रखती है। और चूंकि FSHD का कोई मौजूदा इलाज नहीं है, ये विकास एक बहुत बड़ी उम्मीद है। भले ही इसे बाजार में आने में अभी कई साल लगे, लेकिन जहां सालों से अंधेरा था, वहां अब एक ठोस वैज्ञानिक रास्ता दिखाई दे रहा है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कभी-कभी इलाज मिलने से पहले उम्मीद आती है। बहुत खूब। ये घोषणा FSHD समुदाय के लिए ठीक यही काम करती है। लेकिन ये हमें एक बड़े विचार की ओर भी ले जाती है। एक दुर्लभ बीमारी जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद आज से पहले सुना भी नहीं होगा। जी। उसके लिए दशकों तक चुपचाप प्रयोगशालाओं में काम कर रहे वैज्ञानिक एक दिन अचानक पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की वजह बन जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की दुनिया में ऐसी कितनी ही खोजें पर्दे के पीछे चल रही होंगी जो शायद आज हमारी नज़रों में नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती हैं। सही बात है। शायद असली नायक वो है जिनके नाम हम कभी नहीं जान पाते।